सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 समकालीन भारत। ठीक है, इसके जो समकालीन भारत है, इस वीडियो में अपन कोशिश करेंगे पूरी कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में ज़्यादा अलग से दिखने की जरूरत नहीं हो। सब चीज़ें आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब यहीं पे मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे संसाधन आते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण करो। ठीक है, जो आपको ऑब्जेक्ट में खालिस्तान में कहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कैसे होते हैं। जैव संसाधन वन जो दो प्रकार की होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। एक होते जैव संसाधन, एक होते अजैव। जैव से मतलब जो जीवित होते हैं, अजैव से मतलब जो अजीवित होते हैं। ठीक है, मतलब जी नहीं होता जिनमें। ठीक है, अपनी शुद्ध भाषा में सीखेंगे, मतलब जो अपन को दिमाग में बैठ जाए। तो जैव जीवित जीवन होगा, वन में होता है, वन जीव में होता है, मनुष्य में होता है। ठीक है, अजैव में क्या चट्टान है, धातु में हो जाती है। ठीक है, अब जो दूसरे होते हैं आपके संसाधन समाप्तता के आधार पर, मतलब जो समाप्त हो जाती है। एक होते नवीनीकरण, जो सीधे द्वारा एक बार हो जाए उपयोग, द्वारा आ जाए। अनवनीकरण जो एक बार उपयोग हो, खाली एक ही बार हो जाए। ठीक है, नवीनीकरण में जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, इनको एक बार यूज करने पर दोबारा हो जाती है, जैसे सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी। ठीक है, अनवनीकरण कोयला, पेट्रोल, इनको एक बार जला लो तो दोबारा नहीं आते। आपने देखा पेट्रोल एक बार जला लो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपकी जी हो जाएंगे। ठीक है, और स्वामित्व के आधार पर कैसे होते हैं आपके संसाधन। स्वामित्व के आधार पर होते हैं एक व्यक्ति के संसाधन, जो व्यक्ति के द्वारा होता है। एक समुदाय जैसे समुदाय होता है। ठीक है, एक राष्ट्रीय संसाधन देश के द्वारा, एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो विदेश के द्वारा। ठीक है, जी हो जाएंगे आपके स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, अब विकास के स्तर पर आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, लेकिन इनको देख लेना आप। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा उन्हीं को हम समझाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको संसाधन नियोजन आपके राष्ट्रीय स्तर पर, जे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं संसाधन नियोजन आपके, लेकिन आपको इनको देख लेना एक बार। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा उन्हीं को समझा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा मतलब, और अगर आपको अलग से देखना तो वीडियो रोक कर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब भूमि संसाधन कितना है आपका पूछा जाता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कई बार आया जो खालिस्तान में ऑब्जेक्ट वगैरह में। भूमि पैटर्न आपका वन भूमि कितनी है, 22.57। अलग अलग पूछ सकता है कि कितनी है। किसी योग भूमि 40%, पैती भूमि, बंजर भूमि। ठीक है, अब जे क्वेश्चन कई बार आया, ध्यान रखना। भूमि निम्नीकरण एवं संक्षारण के उपयोग बताओ। तो देखो, निम्नीकरण मतलब जिससे उनकी उर्वरा शक्ति क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो कारण क्या होता है, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब जैसे वन आप काटते जा रहे हैं, वन कटाई करते जा रहे हैं, इससे भी होता है। अधिचरण, जैसे हम पशुओं को ज़्यादा चराएंगे तो उससे भी उसकी नस्ल होगी। खनन, वहाँ भी खनन निकालेंगे, खनन करेंगे तो उससे भी होगा। जल भराव, पानी भर जाएगा तो वहाँ भी होगा। ठीक है, ये होगा उसकी भूमि निम्नीकरण के एवं संक्षारण, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये उसके कारण हो गए। अब इसके उपाय क्या क्या होंगे, उपाय पूछ लेते, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका। उपाय आपका समुच्च जुताई, पट्टीदार खेती, स्वपानीकरण और वृक्षारोपण। जी आपके क्या है, इसके उपाय हो जाएंगे। अब आपके मैदा के प्रकार, कितने प्रकार की मैदा होती है, तो जी आपके कई बार पूछेंगे क्वेश्चन। जलोढ़ मैदा 43% है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है। काली मैदा, इसे रेगुर मैदी बोलते हैं जी, कपास के लिए सबसे उपयुक्त है। लाल और पीली मैदा लोहे अयस्क से संबंधित। लाल और पीली मैदा में कहते हैं लोहे अयस्क होता है। लेटाइट मैदा लोहे और एल्यूमिनियम से भरपूर होती है लेटाइट मैदा। ठीक है, शुष्क मैदा कैसी होती है, रेतीली और कम उर्वरता होती है। ठीक है, शुष्क मैदा होती है जो रेतीली, रेत हो नहीं है ना अपनी रेत, वो कैसी शुष्क मैदा होती है। वन मैदा क्या होती है, पर्वतीय मैदा। ठीक है, अब चलो संसाधन क्या है, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। जी आपके क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले समझा है ना, जी क्वेश्चन बहुत बार आया है तो इसको अच्छे से देख लेना। संसाधन प्रकृति में उपलब्ध वे पदार्थ हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। इनका वर्गीकरण कैसे होगा है, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, समाप्तता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। ठीक है, जी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं, तो सतत विकास क्या होता है। सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए। ठीक है, जो वर्तमान पीढ़ी है ना अपन लोग, ठीक है, अपनी की ज़रूरत है हर चीज़ की, जैसे मोटरसाइकिल की ज़रूरत है अपन को कहीं जाने के लिए, बस की ज़रूरत है सामान के लिए। ठीक है, जो जो नई चीज़ें हो, ठीक है, तो क्या होती है इसमें, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता ना करें। इसमें पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग शामिल। कहने का मतलब सतत विकास कैसा है, अपन जो चीज़ें बना रहे हैं उससे क्या हो, जो भविष्य में अपने छोटे बच्चे लाकर बच्चा होगी ना, उनको जो चीज़ चाहिए होगी, जैसे हवा चाहिए होती है श्वास लेने के लिए, पानी चाहिए होगी, तो अपन लोग क्या कर लेंगे, सारा उपयोग कर लेंगे तो थोड़ा बचेगा। ठीक है, तो इनके करना चाहिए पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाना चाहिए और संसाधनों का भी उपयोग सही से करना चाहिए, ताकि भविष्य में उन लोगों के लिए बचा रहे। ये आपका सतत विकास हो गया।
बात है भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण जी आपने थोड़ी देर पहले समझा है, एक बार और देख लो। वनों की कटाई हो रही है, अतिचारण चारण खनन गतिविधियाँ, खनन निकालने के लिए, अत्यधिक सिंचाई, बहुत ज़्यादा सिंचाई करता ताकि वो उपयोग हो जाए, तो उससे भी नुकसान हुआ। औद्योगिकरण और शहरीकरण, जो उद्योग बढ़ रहा है और शहर बढ़ रहा है, जो भी तो खेती की जमीन बढ़ रही है, ठीक है। तो ये भारत की भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण हो गए, ठीक है। काली मृदा की विशेषता क्या होती है जी? काली मृदा को रेगुलर मृदा भी कहते हैं। यह लावा के प्रवाह से बनी है। कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। इसमें क्या होता है? चूना, लोहा, मैग्नीशियम और पोटास पाए जाते हैं तथा यह नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। आपने देखा काली मृदा में अगर पानी गिर जाए तो वहाँ पे आप अगर चले जाएं तो चप्पल टूट जाती है, निकल नहीं पाती, मतलब बहुत ज़्यादा नमी धारण कर लेती है, ठीक है। ये अपना देसी उदाहरण था। मृदा संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखे। 3 उपाय क्या हो जाएगा? समुचित जुताई, संरक्षण मतलब बचाव, किससे? उसकी उर्वरा शक्ति बची रहे, जिससे उपज अच्छी से हो। समुचित जुताई हो गई, ठीक है। पट्टीदार खेती हो गई, ठीक है। अलग अलग प्रकार की जुताई हो गई टाइम अनुसार, और पट्टीदार खेती हो गई, ठीक है। कि इसमें मतलब एक ही प्रकार की फसल नहीं हो, अलग अलग बदलते जाए ताकि उसकी पूरी तरह से नष्ट ना हो। स्वपानीकरण, सीढ़ीनुमा खेती, इससे भी ये होता है, ठीक है। पहाड़ी जगह पे होता है, जिससे उनकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहती नहीं है। वृक्षारोपण, ठीक है। तो जी हो जाएगा आपका पहला अध्याय। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट अध्याय में। अध्याय 2 है वन और वन्यजीव संसाधन, ठीक है। इससे क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट। बाद में जैव विविधता, तो विश्व की 12 मेगा जैव विविधता देशों में भारत शामिल है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। 81 ज्ञात प्रजातियां हैं, देश प्रजाति जिसमें कितनी है? 47 हज़ार, ठीक है। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया था? 1972 में। इसमें क्या था? शिकार प्रतिबंध, मतलब जो शेरों को मार देते ना बंदूक घाल के, या जंगली जानवर को मार देते, तो इसमें 1972 में क्या हुआ था? प्रतिबंध, आप मारोगे तो जेल हो जाएगी, ठीक है। ये कई बार पूछा है, ठीक है। अब वन संसाधनों का बैगेट कैसा हुआ? तो सरकारी वन है, और सरकारी वन कौन से? आरक्षित वन, जो कितने? 50%। संरक्षित वन कितने? 29%। आबादी वन कितने? 21%, ठीक है बेटा। वनों के प्रकार के कौन कौन से हैं अपने? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण वन, पर्णपाती वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वे होते हैं जो वर्ष भर मतलब साल भर पूरे कैसे हरियाली भरे रहते, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कैसे? जो क्या होते हैं? गर्मियों के दिनों में पत्ता गिरा देते हैं। शीतोष्ण बड़े होते हैं जो ठंडी जगह में पाए जाते हैं, और पर्वतीय जो पर्वत के क्षेत्र पाए जाते, ठीक है। संकट उत्पन्न प्रजातियां मतलब जिनको लुप्त होने के कगार पे, मतलब देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे आपकी कौन कौन सी है? विलुप्त प्रजातियां, टोडो, एशियाई चीता, जो कम देखने को मिलते हैं, मतलब लुप्त ही है। संकट प्रजातियां कौन कौन सी है? बाघ, गेंडा, जे भी खत्म होने वाले बहुत कम है। सुबेक प्रजातियां, नीली भेड़, जे भी है आपकी, ठीक है। दुर्लभ प्रजातियां, हिमालयी भालू, ठीक है। तो ये आपकी संकट की मतलब जो खत्म होने वाली भविष्य में इतना शिकार होगा इनका। वन और वन्यजीव संरक्षण के उपाय, क्या क्या उपाय है इनके? एक तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाएगा, जैसे 50 टाइगर रिजर्व बनाएंगे, मतलब टाइगर को बचावे के लिए 50 रिजर्व बनाएंगे 1973 में, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंटा 1992, हाथी कलियारे, इसमें क्या हुआ? हाथी को बचाने के लिए 1992 में बनाया गया। जयमन सीधे सीधे पूछ लिए जाती है आपके पेपर में, ठीक है। पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना। जयमन आग से क्षेत्र कई बार आया है, कितने क्षेत्र? 18 क्षेत्र, ध्यान रखना। वन्यजीव अभयारण्य का कितने? वन्यजीव अभयारण्य 551, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कितने? 104। अब आपका स्थानीय समुदाय की भूमिका। चिपको आंदोलन 1973 में कहाँ हुआ था? गढ़वाल में। बीच बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ? राजस्थान में। जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ था? सिंहभूम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखना। अब आपका भारत में वनों के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते, कैसे कहा है, वर्णन करना है आपको। भारत में वनों के 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? आरक्षित वन 50% थे, आरक्षित वन जिनको बचाया गया। सर्वाधिक संरक्षित, ठीक है। आरक्षित वन को बचाया गया 50% वन को, ठीक है। संरक्षित वन कितने? 29%, ठीक है। सीमित संरक्षण। आभागीयत वन कितने? 21%, इनमें न्यूनतम संरक्षण वन। सबसे ज़्यादा बचाव को सरकारी गतिविधि कौन में चला? आरक्षित वन में, ठीक है। और संरक्षित वन में संरक्षित वन इनमें कम चला, ठीक है। और आभागीयत में इनमें तो और ज़्यादा। चिपको आंदोलन क्या था? इसका महत्व बताओ, जी क्वेश्चन कई बार आया है। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में वनों की कटाई रोकने के लिए शुरू किया गया था। कहाँ पे? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में, ठीक है। 1973 में कि वन कटाई के लिए लोग आए थे, तो उन्होंने रोक वेग लाने का आंदोलन चला हुआ था, ठीक है। लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा की थी, पेड़ से चिपक गए थे, इससे उनकी रक्षा की थी। इससे पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ावा मिला, ठीक है। मतलब पेड़ों को बचावे के लाने कौन सा आंदोलन चला हुआ? तो उत्तराखंड के गढ़वाल में 1973 में चिपको आंदोलन, ये है इसका मतलब।
संकट उत्पन्न प्रजाति से अभी क्या अभिप्राय बता चुके, जो प्रजातियां विलुप्त हो गई कगार पे, मतलब खत्म हुए के कगार पे। संकट उत्पन्न प्रजाति वे प्राणी या पौधे हैं, प्राणी हो जाए चाहे पौधे हो, ठीक है, पौधे पेड़ पौधे भी, ठीक है, जिनके विलुप्त होने का खतरा है। उदाहरण बंगाल टाइगर, ये भी बहुत कम हो गया, संगत शिकार हुआ है। ग्रेट इंडिया बस्टर्ड, ये भी है। गैंगटिक डॉल्फिन, ठीक है, ये डॉल्फिन है, ये मछली होती है, ठीक है, ठीक है। वन जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। वन जीव संरक्षण मतलब वनों को बचाने के लिए क्या उपाय किए गए। तो पहला है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, वन जीव एक अधिनियम चला गया 1972 में, जिससे वन का वन में जो जीव रहे, ठीक है, जंगली जीव, उनको बचावे के लाने। फिर दूसरा प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ठीक है, दूसरा चला गया प्रोजेक्ट टाइगर 1973, इनसे भी बचाओ, टाइगर को बचाओ। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, जो भी बचाओ एलिफेंट के लिए। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य स्थापित करना, ठीक है, और फिर जैव मंडल आरक्षित करना, जो इनके बचाव के लिए रुकवे के लाने स्थान है, ठीक है। जैव विविधता या हॉटस्पॉट क्या है, भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र बताइए, ये भी क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट वे क्षेत्र जहाँ अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, मतलब बहुत सारे जानवर मान लो या पेड़ पौधे की प्रजातियाँ मान लो, ठीक है, जो हॉट स्पॉट होता है जहाँ पे बहुत से जानवर रहते हो और वहाँ पे या तो बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हो, ठीक है। जो संकट ग्रस्त हैं, भारत के 2 हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट नहीं सॉरी हॉट स्पॉट है, एक पश्चिमी घाट एक पूर्वी हिमालय, ठीक है। पश्चिमी घाट पे क्या होता है, देखना आपने देख पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं जो, वहाँ पे इलायची वगैरह होती है, बहुत तरीके से जैसे चंदन वगैरह होता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, और जानवर भी पाए जाते हैं। वो पूरी हिमालय में, हिमालय साइड में ये ठंडी प्रदेश, हिमालय ठंडे क्षेत्र हो जाता है, तो यहाँ पे सेब वगैरह बहुत सी चीज़ें जो आपकी नीचे नहीं हो सकती पश्चिम साइड में, ठीक है, तो वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की ठंडी, यहाँ पे ठंडे में उड़ने वाले पेड़ पौधे वो पाए जाते होंगे, यहाँ पे गर्मी वाले, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है। तो ये आपके 2 अध्याय हो गए। अब देखेंगे 3 अध्याय। अब अध्याय 3 जल संसाधन, ठीक है। जल संसाधन में देखेंगे अपन पृथ्वी का जो आपका पृथ्वी का 3/भाग जल से ढका है, जो आपका पृथ्वी का पूरा भाग है उसमें 3/4 कैसे ढका है, जल से। उपयुक्त जल केवल 2.7% क्या है, मीठा जल है, जो उसको अपन पी सकते हैं, 2.7% है, ठीक है। भारत में जल संसाधन, भारत में क्या संसाधन जल, एक तो वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 1170 मिलीमीटर, और नवनी के जल संसाधन क्या है, 1869 बिलियन घन मीटर, ठीक है, इतना है जो नवीकरण हो सकता है अपने, ठीक है। चलो आगे है बहुउद्देश्य नदी परियोजना, ठीक है, नदी के ऊपर कौन कौन सी परियोजना बना सकती है जिससे क्या उपयोग में लाई जाए। उद्देश्य सबसे क्या होता है, पहला सिंचाई, नदी के ऊपर अपन बांध बना दें तो पहला क्या उद्देश्य सिंचाई के लिए। फिर क्या होता है, जल विद्युत बनाने के लिए, ठीक है, जी पूछेंगे बहुउद्देश्य नदी परियोजना बताओ, तो आपको ये बतानी पड़ेगी कि सिंचाई करने के लिए बहुउद्देश्य नदियों की मतलब बांध बनाया जाता है, जल विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है, जल मतलब जल के लाने रोक जाए तो विद्युत भी बनाई जाती है। वहाँ पे बाढ़ नियंत्रण, जैसे बाढ़ हो रही है जो नदी पे, तो बाढ़ भी रुक जाती है, उस पर बांध बनाने से। मछली पालन भी होता है। पर्यटन, वहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं, नौका वगैरह चला दो तो, ठीक है। प्रमुख परियोजना कौन कौन सी है, प्रमुख परियोजना मतलब कौन कौन सी पे चल रहा, एक है भांगड़ा नागल, ये कौन सी नदी पे बना है, सतलज नदी पे। हीराकुंड महानदी पे बना है, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना सरदार सरोवर नर्मदा पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी परियोजना चल रही है वहाँ पे, और ये उनके उद्देश्य इन चीज़ों के लिए बना हो जाए, ठीक है, बांध, सीधी बात है अपना। जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके, अब पानी को बचाने के लिए उपाय बता रहे हैं। तो सारे राजस्थान में क्या हो, देखो खदीन और जोहड़, नादी और टाका बावड़ी, मतलब ये क्या पानी बचावे के लिए ये चीज़ें राजस्थान में उपयोग की जाती है। महाराष्ट्र में क्या करी जाती है, बांधरा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय मतलब बांध बनाया जाता है, ठीक है। और बिहार में क्या की जाती है, आहार और पाइन। हिमाचल प्रदेश में कुल, जम्मू कश्मीर में कुल, ठीक है, ये अपने हो जाएंगे यहाँ पे। अब जल संरक्षण के आधुनिक तरीके कौन कौन से, आधुनिक तरीके मतलब अभी वर्तमान जो उनमें से पानी अपन जल को बचा सकते हैं। पहला है वैसा जल संचयन, पानी जो वैसा का गिरता है उसको बचा लो। दूसरा बांध निर्माण, बांध बना दूँ। तीसरा ड्रिप सिंचाई तो आपने देखी होगी, ठीक है, जिससे क्या होता है पानी वेस्ट नहीं होता। स्प्रिंकल सिंचाई हो जाएगी। जल पुनः चक्र, पानी को जो वेस्ट मत करो, फिर वही मतलब वही पानी बार बार यूज में लो, ठीक है, जी हो जाएंगे पानी को बचाने के उपाय, ठीक है। ऐसे ही आते हैं, ध्यान रखना, इतनी समझा रहे इनसे बाहर नहीं जाने वाले आपकी। अब पूछ लेंगे जल संकट के कारण क्या है, जल मतलब संकट क्यों पड़ा, इतना सारा पानी है फिर संकट क्यों पड़ा। तो एक तो है जल प्रदूषण, बहुत पानी गंदा हो रहा है, ठीक है, अपन पी नहीं सकते। अति दोहन, उसका अति उपयोग हुआ है बिना मतलब का। वनों के कटाव,
बना के कटाव सबसे मेन चीज़, बन के कटाव हो रहा है जिससे पानी क्या नहीं गिर नहीं रहा। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या हो रही वृद्धि तो इससे पानी की क्या बहुत खपत हो रही, तो पानी की ज़रूरत पड़ रही। औद्योगिकरण, उद्योग भी बन रहे, ठीक है, बहुत सारे, तो जी हो जाएंगे आपके संग। अब बहुउद्देश्य नदी परियोजना क्या है, इसके 3 उद्देश्य लिखो, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला आपका ध्यान रखना। तो बहुउद्देश्य नदी परियोजना वह योजना है जिसमें एक ही नदी पर बांध बनाकर कई उद्देश्य पूरे जाते हैं। मतलब ये नदी पे क्या कर दो, बांध बना दो और कई उद्देश्य पूरे हो जाए। जैसे आपको समझाया थोड़ी देर पहले, सिंचाई हो जाती, फिर जल विद्युत, जल से मतलब लाइट बन जाता, वहाँ पे बाढ़ नियंत्रण, पानी नियंत्रण हो जाता, और पेयजल आपूर्ति, पानी भी उसे पीने के लाने मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गए। राजस्थान में जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके। अब राजस्थान में कैसे पानी संचयित करेंगे, राजस्थान में पानी बहुत कम गिरा ना, तो उसे बचाना जरूरी है। तो खदीन, खदीन क्या है, किसी भूमि के चारों ओर बांध बना दो, किसी भूमि जो है आपकी उसके चारों ओर बांध बना दो। जोहड़, जोहड़ क्या है, छोटे तालाब, जोहड़ क्या है, छोटे तालाब। और टांगा क्या है, भूमिगत जलाशय, भूमिगत जलाशय मतलब छोटे छोटे जलाशय। बावड़ी क्या है, सीढ़ीदार कुआं, बावड़ी क्या है, सीढ़ीदार कुआं। ऐसा यहाँ इस प्रकार से राजस्थान में पानी बचाया जाता है, ठीक है। जल संकट के मुख्य कारण क्या है, एक तो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बढ़ी इस वजह से जल प्रदूषण, वनोन्मूलन, भूजल का अतिदोहन, और औद्योगिकरण और शहरीकरण, ठीक है। उद्योग बन रहा है बहुत ज़्यादा, शहर वगैरह भी बच रहा है इस वजह से, ठीक है। जो बेहद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको देख के जरूर जाना, इनसे बाहर नहीं जाने वाले। वैसा जल संचयन, वैसा जल संचयन क्या है, इसके लाभ बताइए। तो वैसा जल संचयन, वैसा के जल को एकत्रित कर, मतलब वैसा जो पानी बरसात के मौसम में रहता है उनको बचा लो, पानी को उनको बचा के एक जगह रख लो, भविष्य के लिए उपयोग संगत करना, ठीक है। तो वैसा जैसे पानी गिरो छत से अपने एक जगह टैंकर बना लो, टैंकर में या भूमि में इकट्ठो करके जमा कर दो, ठीक है। वो क्या हो जाए अपन बाद में उपयोग कर लो गर्मी के टाइम में, ठीक है। मिट्टी के कटाव में कमी होती है, जल की गुणवत्ता में सुधार होता है, सूखे से निपटाने में सहायता होती है, ठीक है जी। क्या हो जाएंगे आपकी वैसे जल संचयन, इसके लाभ हो जाएंगे, ठीक है। भूजल में स्थिति, जैसे अपन पानी क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, एक गड्ढा किया वहाँ पे क्या वहाँ पे डाल देंगे पूरा वर्षा का पानी, तो भूजल स्तर में वृद्धि होगी, मतलब जो पानी आपके आसपास में बना रहेगा नीचे जाएगा, तो मिट्टी की कटाव भी नहीं होगा, पानी बहेगा तो कटाव भी नहीं होगा ना। जल की गुणवत्ता में सुधार होगा, जैसे पानी आपके जो वर्षा का पानी आप गड्ढे के बाद दोगे तो वो आपके मतलब आसपास ही कुआं या बोरवेल में ही जाएगा ना, तो इससे क्या होगा, भूमि जल की गुणवत्ता सुधार भी होगा, क्योंकि जो वर्षा का पानी में बहुत साफ होता है। सूखे से निपटाने में सहायता होगी, ठीक है। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा की आपकी नदी आपको पता है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व मेधा पाटकर ने किया। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बांध से विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास और पर्यावरणीय संतुलन की रक्षा करना था। इसका क्या मतलब, नर्मदा बचाओ आंदोलन इसलिए था ताकि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे मतलब बांध बनेगा तो पता है आपको बहुत सारे गांव डूब जाते हैं, तो वहाँ के लोग क्या वहाँ से जाएंगे कहीं दूसरी जगह जाएंगे, उससे पर्यावरण भी नुकसान होता है, आसपास के जो जंगल वगैरह होते हैं वो डूब जाते हैं, वो भी तो नुकसानदायक होगा। तो इसके बचाने के लिए किसने, मेधा पाटकर ने एक आंदोलन किया था, वो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। अब अध्याय 4 देखेंगे, ठीक है। अध्याय 4 अपना क्या है, कृषि के बारे में, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है, तो रोजगार में कितने 50%, मतलब किसी रोजगार की होती है 50% लोगों, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितना परसेंट है, 16% योगदान है, मतलब जीडीपी में 16% योगदान दे रही। खाद्य सुरक्षा के लिए 1.7 बिलियन लोगों को भोजन दे रही थी। कच्चा माल, कई उद्योगों के लिए कच्चा माल है कृषि के द्वारा, ठीक है। कृषि के प्रकार कौन से हैं, प्रारंभिक निर्वाह कृषि, दूसरी है वाणिज्यिक कृषि। प्रारंभिक निर्वाह कृषि क्या होती है आपकी, स्थानांतरित कृषि जैसे झूम, दीपा, पोड़ू। गहन निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि कौन सी है, रोपड़ कृषि, चाय, कॉफी, रबर, व्यापारिक अनाज, ठीक है। जो क्या हो जाएंगे अपनी 2 प्रकार की कृषि। फसल ऋतुएं कौन कौन सी हैं, खरीफ फसलें जो जून से सितंबर में बोई जाती हैं, रबी फसलें जो अक्टूबर मार्च में, ठीक है, और आपकी जायद फसलें मार्च से जून, ठीक है। 3 प्रकार की अपनी फसलें होंगी। खरीफ में कौन कौन सी है, चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर होती है। रबी फसल कौन सी है, गेहूं, चना, सरसों, मटर, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली, जो अभी अपनी फसल चल रही है ठंडक में, अभी परीक्षा के टाइम पे, तो ये कौन सी रबी फसलें होंगी आपकी। जायद फसलें कौन, तरबूज, खीरा, ककड़ी, चारे की फसलें ये हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब आपका प्रमुख फसलें, खाद्यान्न फसलें कौन सी हुई, चावल, पश्चिम बंगाल में, मतलब यहाँ पे प्रयोग खाद्यान्न फसलें की बात हो रही। चावल कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश में। गेहूं कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और मध्य प्रदेश में। रेशेदार फसलें कहाँ होती है, कपास, गुजरात, महाराष्ट्र में। पटसन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल, बिहार में। और वाणिज्यिक फसलें, गन्ना कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में। चाय कहाँ, असम, पश्चिम बंगाल, कॉफी, कर्नाटक, केरल में, ठीक है, ये हो जाएगी। किसी विकास के मुद्दे, इनको देख लेना। हर क्रांति कब हुई थी, 1960 के दशक में। श्वेत क्रांति किसके संबंधित है, दुग्ध उत्पादन के लिए।
नीली क्रांति मत्स्य पालन के लिए, गोल्डन फाइबर क्रांति किस लिए, पटसन के लिए, गोल्डन क्रांति बागवानी जी इंपोर्टेंट ध्यान जी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है जी, कई बार आगे ध्यान रखना। सरकारी पहले कौन सी, किसान क्रेडिट कार्ड 1998, बीमा योजना जो आपकी क्या होती है, सरकारी पहले किसान क्रेडिट कार्ड 1998, बीमा योजना, बीमा चलाई जाती है फसल के ऊपर कि नुकसान हो तो सरकार देगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम इतने रुपये मिलने चाहिए किसी पर पड़ा, ठीक है। अब आपकी बाद में किसी के प्रमुख प्रकार बताइए, कौन कौन से प्रकार है, प्रारंभिक निवाह किसी यानी स्थानांतरी और गहन, दूसरी वाणिज्यिक किसी, रोपड़ और व्यापारिक अनाज, शुल्क किसी, आदि किसी, ठीक है। ये आपकी बाद में किसी प्रमुख प्रकार हो जाएंगे। खरीफ और रबी की फसलें अंतर बताओ, तो ये आपको अब थोड़ी सी पहले ऊपर हमने बता दी, इनको अलग से कर लेना, ठीक है। खरीफ फसलें जून सितंबर में बोई जाती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर होती हैं। चावल, मक्का। रबी फसलें कौन सी है आपकी, अक्टूबर मार्च में बोई जाती हैं और शीत ऋतु में पकती हैं, जैसे गेहूँ, चना, अभी आपकी वही चल रही है। हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति क्या थी, इसके प्रभाव। हरित क्रांति 1960 के दशक में उच्च उपज वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि, प्रभाव, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, कुछ क्षेत्रों तक सीमित, पाया बड़ी समस्या। मतलब इसमें क्या थी कि आपकी अधिक से अधिक उपज हो जाए, इस वजह से चलाई गई थी आपकी, ठीक है। बाद में कपास उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र, एक क्षेत्र आपका गुजरात सबसे बड़ा है, कपास यहाँ पे होता है, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब और हरियाणा, ठीक है जी, हो जाएंगे आपकी। किसी में संस्था का सुधारों पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, तो जी आपके संस्था का सुधार हो जाएंगे। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि सीमा कानून, सहकारी समितियां, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा योजना, ठीक है। तो जी यहाँ पे आपका 4 अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन, जी आपका लास्ट चैप्टर है, ठीक है इसका, फिर आपके जो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। खनिज का बैग कितने प्रकार की खनिज होती है, एक धात्विक खनिज होती है, एक अधात्विक, ठीक है। धातुओं में क्या आता है, जैसे लोहा, अयस्क, मैंगनीज, अलवा खनिज, तांबा, बॉक्साइट। अधातुओं में क्या आती है, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, अन्य चूना, पत्थर, अभ्रक, ठीक है, इनको याद कर लें, कई बार आए। आपके प्रमुख खनिज कौन से, लोहा, अयस्क में मैग्नाइट, ठीक है, इनको आप पढ़ लेना, जितने नहीं पूछे जाते, ठीक है, जो क्षेत्र पूछ लेते हैं कि बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, क्षेत्र उड़ीसा में, गुजरात में, झारखंड में, ठीक है। मैंगनीज कहाँ होता है, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अभ्रक कहाँ होता है, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में, ठीक है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। ऊर्जा के संसाधन, परंपरागत स्रोत क्या है और गैर परंपरागत। परंपरागत क्या होते हैं, जो पहले से चले आए, जैसे कोयला हो गया आपका, इनके प्रकार हो गया, बिटुमिनस और लिग्नाइट। पेट्रोलियम क्या है, असम, गुजरात, मुंबई हाई, यहाँ पे निकलता है आपका पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, जो पहले से चले आ रहा है, वो परंपरागत हो गए। गैर परंपरागत जो नए साधन, सौर ऊर्जा, पवन, जो अरे ऊर्जा, भूतापीय, बायोगैस, ठीक है। अब ये संचारण के उपाय, जो खनिज हैं आपकी, इनको क्या है, संरक्षण के उपाय, इनको बचाने कैसे, खनिज संरक्षण, पुनः चक्रण करो, उनको दोबारा यूज में लाओ, कम अपशिष्ट तकनीकी विकल्पों का उपयोग करो, कि जिन चीज़ों की दूसरा विकल्प करो। ऊर्जा संरक्षण के उपाय, ऊर्जा को उपकरण करो, सार्वजनिक परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन, तो नई ऊर्जा है जो दोबारा बन जाती है, उनको उसको प्रोत्साहन दो। सार्वजनिक परिवहन मतलब अपनी मोटरसाइकिल मत चलाओ, बस से जाओ या ट्रेन से जाओ, जहाँ से कम पोल्यूशन हो, ठीक है। सतत विकास, सतत विकास क्या है, अनवीकरणीय संसाधनों का सीमित उपयोग करो, नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दो और ऊर्जा दक्षता में सुधार। धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर बताइए। धात्विक खनिज धातु युक्त होते हैं और गलने पर धातु देते हैं, ठीक है, लोहे, अयस्क जैसे तांबा। अधात्विक खनिज कैसे हो गए, धातु रहित होते हैं और गलने पर धातु नहीं देते, जैसे चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, ठीक है। बाद में पेट्रोलियम के प्रमुख क्षेत्र कौन, जहाँ पे पेट्रोलियम होता है, मुंबई हाई में, अरब सागर में, गुजरात में अंकलेश्वर से कलोल में, असम में डिगबोई, नहर कटिया, कृष्ण गोदावरी डेल्टा, इनमें क्या होता है आपका पेट्रोलियम उत्पादन होता है भारत में। नवीनीकरण और अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन क्या है, नवीनीकरण जो दोबारा हो जाए यूज होने के बाद, और अनवीनीकरण क्या होंगे, ठीक है। नवीनीकरण संसाधन प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति योग्य, मतलब सौर ऊर्जा, पवन, जल, ये दोबारा अपनों को मिल सकती है प्राकृतिक के द्वारा। अनवीनीकरण संसाधन सीमित होते हैं, इनको क्या होगा, समाप्त होने पर उपयोग नहीं कर सकते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, एक बार यूज होगा तो हो गए। बाद में नाभिकीय ऊर्जा के महत्व, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, जो इससे आपकी क्या होती है, यूरेनियम से। बाद में क्या, यूरेनियम और थ्योरियम के भंडार है। प्रमुख परमाणु ऊर्जा कहाँ पे है, संयंत्र तारापुर, रावतभाटा, कल्पक्कम, नरोरा, करपारा, इनमें क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा से होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूरेनियम से ऊर्जा बनाई जाती है, ठीक है, विस्फोट करके।
ऊर्जा संरक्षण के उपाय क्या है? ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग, मतलब जिसमें ऊर्जा कम खपत हो। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, जिससे सब लोग जाते हो, अपनी मोटरसाइकिल का उपयोग कम करो। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग जो दोबारा यूज में हो सके, जैसे सौर ऊर्जा। बिजली की बर्बादी रोको, कम बल्ब जलाओ। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का पालन करो, जिससे ऊर्जा कम खपत हो। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो जाए? भारत में विश्व में अव्यय का सबसे बड़ा उत्पादक है। अव्यय सबसे ज़्यादा क्या होती है अपने भारत में। सिंचाई के लिए सबसे अधिक भूजल का उपयोग पंजाब में होता है। भारत वन आवरण 2023 में 21.71% था। राष्ट्रीय जल नीति 2000 जल को आर्थिक वस्तु मानती है। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, यहाँ पे अपनी किताब फिनिश होती है। ठीक है, एक अब नेक्स्ट किताब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।